नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कल के शो इंडिया बोल रहा में हमने आपको दिखाई थी एक खबर। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खार्ग आइलैंड पर बहुत बड़ा ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका अपने 82 एयरबोर्न डिवीजन यूनिट का इस्तेमाल करेगा। एक डिवीजन में 3000 सैनिक हैं और ऐसे कई डिवीजन इस वक्त इजराइल की जमीन पर हैं और वहां एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है। और इस खबर को दिखाने के चंद घंटों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका ईरान पर आज रात बहुत दमदार हमला करेगा और जल्द ही ईरान का खार्ग आइलैंड हमारे कब्जे में होगा और ईरान का तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर भी अमेरिका ही संभालेगा। यानी इस प्लान को लेकर कल ही इंडिया डेली ने अपने दमदार शो इंडिया बोल रहा है में बड़ा खुलासा किया था। सोर्सेस के हवाले से हमने बताया था कि अमेरिका ने अपनी घातक 82 एयरबोर्न डिवीजन को खार्ग पर हमले और कब्जे के लिए तैनात कर दिया है। और आज इस खबर पर मुहर लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही खार्ग पर तबाही मचाने की खुली धमकी ट्रुथ सोशल पर दी। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि सामने IRGC मौत बनकर खड़ी है। अगर अमेरिका ने खार्ग में बूट्स ऑन ग्राउंड किया तो यहां ईरान का ऐसा चक्रव्यूह है जहां अमेरिका का दफन होना तय है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मात खा चुके ट्रंप अब खार्ग के इस रास्ते से अपनी बची खुची इज्जत बचाना चाहते हैं, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। बताएंगे आपको इस खबर के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बारे में और अमेरिका क्या करने जा रहा है। इस पर करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा और आपको वो क्लिप भी दिखाएंगे जब हमने कल इस खबर को ब्रेक किया था, सबसे पहले आपके लिए। जब ये खबर कहीं पर नहीं थी तब आप इस खबर को जान रहे थे हमारे जरिए। खार्ग आइलैंड पर हमले का बिगुल बज चुका है। जैसा हमने आपको बताया था, किसी भी पल खार्ग द्वीप पर वो महायुद्ध छिड़ सकता है जिसकी तपिश से पूरी दुनिया कांप जाएगी। इस विनाशकारी प्लान का पर्दाफाश इंडिया डेली 24/7 ने कल ही आपके सबसे फेवरेट शो इंडिया बोल रहा है में कर दिया था। हमारे सूत्रों ने बताया था कि पेंटागन ने अमेरिका की सबसे घातक 82 एयरबोर्न डिवीजन को खार्ग आइलैंड पर कब्जे के लिए अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है। और इस खबर पर मुहर कब लगी? इस खबर पर मुहर तब लगी जब हमारे शो के चंद घंटों के बाद इस एक्सक्लूसिव न्यूज पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुहर लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर खुले तौर पर लिखा कि आज रात ईरान पर बहुत भयंकर हमला होगा और हम खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल मीडिया वाला वो बयान आपके सामने है। इसको मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप कल के शो का एक छोटा सा हिस्सा देखिए जिसमें हमने आपको यह खबर ट्रंप के ट्वीट से पहले दिखाई थी। ईरान का किला फतेह नहीं कर पाए ट्रंप, और अब एक हारे हुए राष्ट्रपति के सामने और विकल्प ही क्या बचा है। इसलिए ट्रंप ने अब सबसे खतरनाक और आखिरी पत्ता खेलने का फैसला किया है। वो एक तरफ बातचीत और टेबल टॉक की डील करेंगे तो दूसरी तरफ ईरान पर क्या पीठ पीछे वार करने की तैयारी की जा रही है। खबर है अमेरिकी सेना की सबसे खूंखार और अजेय माने जाने वाली 82 एयरबोर्न डिवीजन इजराइल की सरजमी पर है। निशाना सीधा है, ईरान की इकोनॉमिक बोन को तोड़ दो, यानी खार्ग द्वीप पर कब्जा कर लो। जल्द ही खार्ग पर एक भीषण जंग शुरू होने वाला है। यानी ईरान अमेरिका जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आपको इंडिया डेली ने बताई और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर मुहर भी लगाई। तो सवाल ये, आखिर ट्रंप खार्ग द्वीप के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? खार्ग द्वीप ईरान की रीढ़ की हड्डी। ईरान जितना भी कच्चा तेल दुनिया को बेचता है उसका 90% हिस्सा इसी खार्ग के ऑयल टर्मिनल से होकर जाता है। यहीं से शिप पर लोड होता है। ट्रंप जानते हैं अगर खार्ग को कंट्रोल कर लिया गया तो ईरान घुटनों पर आ जाएगा। ट्रंप ने आज ईरान को खार्ग पर हमले की धमकी देते हुए ट्रुथ सोशल पर जो विजुअल आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, इसका मजमून क्या है, इंग्लिश
का ट्रांसलेशन हिंदी में क्या है, आइए देखते हैं। अव्वल तो वे एक बार फिर से धमकी दे रहे हैं, गीदड़ भपकी दे रहे हैं, कह रहे हैं आज रात ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा, अब तक का सबसे जोरदार हमला होगा, और इसके बाद अमेरिकी सेना बहुत जल्द खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगी। तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर भी अमेरिका का कब्जा होगा। और यही नहीं, ट्रंप ट्रूथ सोशल पर यह भी लिखते हैं तेल और गैस बाजार को पूरी तरीके से अमेरिका कंट्रोल करेगा और अब ईरान का वेनेजुएला जैसा हाल करेंगे। ईरान ने समझौता नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन शायद ट्रंप ये भूल जाते हैं बार बार, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान ने अपने दम पर 28 फरवरी 2026 से लेकर अब तक अमेरिका और इजरायली सेनाओं की मिसाइल का जवाब दे रहा है। होर्मुज में ट्रंप की नाक में दम किए हुए, जिसके बाद ट्रंप सोच रहे हैं कि गुपचुप तरीके से एक मेगा ऑपरेशन चलाकर खार्ग को कंट्रोल कर लिया जाए, जिससे ईरान को डील की टेबल पर लाया जा सके। लेकिन क्या यह मुमकिन है? यह तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि ट्रंप होर्मुज की लड़ाई में ईरान से हार चुके हैं। होर्मुज में अमेरिकी नौसेना को जो करारी शिकस्त मिली है, उससे ट्रंप की वैश्विक साख मिट्टी में मिल गई है और अब वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, साख जिंदा रखने के लिए खार्ग को कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। ट्रंप 100 दिनों की हार का बदला लेने के लिए छटपटा रहे हैं और इसी वजह से वो 82 एयरबोर्न डिवीजन को खार्ग आइलैंड पर उतारना चाहते हैं। खार्ग पर ट्रंप के कब्जे का प्लान क्या हो सकता है? अमेरिका ने 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को इजराइल में हाई अलर्ट पर कर दिया है। ये कभी भी आपके पास आदेश आ सकता है और आपको ऑपरेशन शुरू करना होगा। 82 एयरबोर्न डिवीजन का मकसद, लक्ष्य, टारगेट खार्ग पर मौजूद अमेरिकी दावे को और कब्जे को पुख्ता करना और ईरानी सेना को वहां से खदेड़ना, ईरान के अंदर तटीय इलाके पर कंट्रोल करना। 82 एयरबोर्न डिवीजन अमेरिकन आर्मी की क्विक रिएक्शन फोर्स है। यह दुश्मन के इलाके में पैराशूट के जरिए उतरते हैं, जिसके लिए इन्हें ट्रेन किया गया है। ये पैराट्रूपर्स हैं। यह फोर्स डिवीजन की इमीडिएट रिस्पांस फोर्स से आती है। इमीडिएट रिस्पांस फोर्स करीब 3000 सैनिकों की एक ब्रिगेड है। 18 घंटे के अंदर ये दुनिया में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, और न सिर्फ तैनात किए जा सकते हैं बल्कि ऑपरेशन स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन क्या 3000 सैनिक खार्ग पर कब्जे के लिए काफी हैं? ट्रंप को एक गलतफहमी भारी पड़ने वाली है। व्हाइट हाउस में बैठकर युद्ध का रिमोट दबाने वाले ट्रंप भूल गए कि सामने ईरान है और सामने IRGC है, जो इस वक्त मोज़ैक डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रही है। अगर खार्ग पर पहुंच भी जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सेना, तो उसको बहुत दिन तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ईरान की सेना अमेरिकी सैनिकों के लिए यमराज बनकर खार्ग में तैनात है। अगर अमेरिका की 82 एयरबोर्न डिवीजन खार्ग पर पहुंचती है तो वहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बेशक फर्स्ट स्ट्राइक में वो लीड हासिल कर लें, जैसा वियतनाम में हुआ, जैसा अफगानिस्तान में हुआ, जैसा इराक में हुआ। अमेरिकी सेना गई तो सही, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। इसी तरह से 82 एयरबोर्न डिवीजन के पास कैपेबिलिटी है, वो घुस सकते हैं, लेकिन वहां से निकल नहीं पाएंगे। तेहरान वहीं कब्र सजा देगा। खार्ग द्वीप इस वक्त एक बारूदी जाल में तब्दील हो चुका है, क्योंकि मुश्तबा खामनेई के लिए सिर्फ एक सैन्य लड़ाई नहीं है, ये उनके आत्मसम्मान, उनके पिता आयतुल्लाह खामनेई के सम्मान और उनका बदला और पूरे ईरान के वजूद की लड़ाई। मुश्तबा खामनेई ने कमांडर्स को साफ निर्देश दिए हैं, नो रिट्रीट नो सरेंडर, यानी ना पीछे हटना है ना ही सरेंडर करना है। अमेरिका ने ईरान पर जितने भी सैंक्शन लगाए, जितने भी घाव दिए, मुश्तबा उन सब का हिसाब खार्ग में चुकता करने के मूड में है। ये मुश्तबा ही जिन्होंने IRGC को ट्रंप के खिलाफ इस आत्मघाती चक्रव्यूह को बनाने की हरी झंडी दी है। अमेरिका यह मानकर चल रहा है कि वो खार्ग पर पहुंच तो जाएगा और पहुंचकर खार्ग को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन IRGC ने ठान लिया है कि खामनेई और पूरे देश का बदला खार्ग पर ही लिया जाएगा। तो खार्ग एक बैटल ग्राउंड बन सकता है, और खार्ग ईरान का सिर्फ
इकोनॉमिकल बेस नहीं, बैकबोन नहीं है, ये ईरान का सुरक्षा कवच भी है, जिससे अब तक अमेरिकी सेना डरती रही है। खार्क द्वीप में ईरान का अभेद्य सुरक्षा कवच है। द्वीप के चारों ओर पानी और तटों पर माइंस बिछाई गई हैं। ईरान ने एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस भी बिछाई हुई हैं। खार्क द्वीप पर ईरान का लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मैनपैड्स मिसाइलें भी तैनात हैं। खार्क द्वीप में भारी संख्या में आईआरजीसी के जवानों को रखा गया है। हाल के हफ्तों में अतिरिक्त सैन्य कर्मियों को भी खार्क पर तैनात किया गया है। अमेरिकी सेना को खत्म करने के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर की भी तैयारी है। खार्क में ईरान ने कई तरह के जाल गुप्त ठिकाने भी तैयार किए हैं। ईरान ने आर्थिक लाइफलाइन की सुरक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन ट्रंप के सिद्ध बची खुची इज्जत बचाने के लिए क्या खार्क अगला बैटल ग्राउंड बनने जा रहा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कर्नल एस के मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर जनरल राजन कोचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक साय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, रक्षा विशेषज्ञ। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। संजीव जी, कल हम लोग इस विषय पर बातचीत कर रहे थे और याद होगा मैंने खबर इंडिया बोल रहा है में बताई थी कि खार्क को कंट्रोल करने के लिए 82 एयरबोर्न डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे ट्रंप। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्रुथ सोशल मीडिया पर सेम वही लाइन लिखी कि पहले बहुत बड़ा स्ट्राइक करेंगे, जिसका स्नैप भी मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, और उसके बाद खार्क को कब्जा कर लेंगे। जी जी विवेक जी, कल हमने इस बात को डिस्कस किया था और आपने ये बातें रखी थी। और कोइंसिडेंटली ये सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका उसी तरीके की रणनीति को अख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जाहिर है कि ये स्पष्ट है कि जो खार्क आइलैंड का जो महत्व है वो बड़ा है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस खार्क आइलैंड को अपने प्रभाव में लेना चाहता है और उस माध्यम से वो ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर अधिक से अधिक दबाव बनाने की कोशिश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वर्तमान समय में ये जो युद्ध है उसमें दोनों ही पक्षों की तरफ से एक हार्डेंड पोजीशंस ली जा रही है। ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो भी हार्ड पोस्चरिंग कर रही है और अमेरिका भी लगातार अब अपने अनेक स्टेप्स के माध्यम से, जिसमें खार्क आइलैंड पर कब्जा इत्यादि की जो रणनीति है वो भी उसी दबाव को बनाने की रणनीति का हिस्सा है, ताकि ईरान को झुकाया जा सके, उसको इस बात के लिए कंपेल किया जा सके कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाए और नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, डील के लिए तैयार हो। तो ये जो पोस्चरिंग है और ये जो रणनीतियां हैं वो आगे भी बनाई जाती रहेंगी। और वर्तमान समय में तो ये युद्ध फिर से छिड़ गया है और इसमें अब मैं इस बात की भी संभावना देखता हूँ विवेक जी की जो वेस्ट एशिया के जो राष्ट्र हैं वो भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए किसी कम्बैट के मोड में आ सकते हैं। इसमें एक बात मैं आज अवश्य कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑपरेशन तो जरूर कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से भारतीय शिप्स जो शिप्स तो भले से भारतीय फ्लैग ना हो, लेकिन उसमें जो भारतीय हैं वो ट्रेवल कर रहे थे, जो क्रू मेंबर्स थे, जो सेलर्स थे वो भारतीय थे, उनको जिस तरीके से निशाने पर लिया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के संबंधों के बीच में तनाव का कारण बन सकता है। और मैं इस पूरे अमेरिका के जो एक्शन में जो 3 भारतीय हमारे जो नागरिक मारे गए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और अमेरिका के इस एक्शन की कड़ी निंदा भी करता हूं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां एक तरफ भारत को अपना क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो इस तरीके की घटनाओं को रिपीट न करे। भारत की सरकार की तरफ से भी इस संबंध में कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। चार्ल्स डे अफेयर जो यूएस एम्बेसी के हैं, जो सेकंड टॉप रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं अमेरिकी राजदूत के बाद, उनको तलब भी किया गया था और उस संदर्भ में अपनी चिंता भी और नाराजगी भी भारत ने व्यक्त की है। इसी तरीके के हमले जब ईरान ने किए थे भारतीय शिप्स पे, तो भारत ने इसके बारे में अपनी कड़ी नाराजगी व्यक्त की थी। तो देखिए, भारत का जो अप्रोच है विवेक जी बहुत ही संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है। लेकिन यदि भारत के हित अगर कहीं कोई हर्ट करने की कोशिश करेगा और उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा, तो ये भारत के लिए स्वीकार नहीं होगा। ये बात मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल जो इस पूरे युद्ध की स्थिति को मैं देखता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि चूंकि पार्टीज बहुत ही हार्ड लाइन ले रही हैं, वो अपने अप्रोचेज में बदलाव नहीं ला रही हैं और इसी वजह से इस पूरे युद्ध के फर्दर एस्केलेशन की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है।
और जो आगे का जो एस्केलेशन होगा उसमें वेस्ट एशिया के राष्ट्र भी सीधे सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। इस बात की भी संभावना ज्यादा बढ़ती जा रही है। कुवैत ने अभी जो ईरानियन जो हमले हुए थे, तो कुवैत ने अपने एयर स्पेस को बंद किया और अपने सारे जो डिफेंसिव मेजर्स थे वो एक्टिवेट किए। और वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, अन्य वेस्ट एशिया के राष्ट्र हो, वो इस बात को भी लगातार अलर्ट कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि उनका जो पेशेंस है वो अनलिमिटेड नहीं है। वो जो अभी तक तो उन्होंने बड़ा रेयर जेस्चर दिखाया है कि हम लोग को घेर रहे हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, इस बात की भी संकेत दे रहे हैं। तो आगे के जो सिनारियोज हैं विवेक जी, काफी डार्क मैं देखता हूँ, ब्लिक सिनारियोज दिखाई देते हैं। और ये युद्ध और ये जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है वो एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति दिखाई देती है। इसका फर्दर एस्केलेशन हो सकता है। कोचर साहब, खार्ग एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट बनता जा रहा है। आलोक साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। खार्ग एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट बनता जा रहा है। कल मैंने बताया था, हालांकि संजीव सर ने कहा कोई इंसिडेंटली ट्रंप साहब ने ट्वीट किया। ट्रंप साहब की प्लानिंग थी, उसको हम लोगों ने जल्दी डिकोड कर लिया, उसको एक तरह से एंटिसिपेट भी कर लिया, जिसके आधार पर मैंने बताया। तो वैसे संजीव जी ने थोड़ा सा दिल तोड़ दिया हमारी मेहनत को लेकर, उन्होंने कोई इंसिडेंस बता दिया। लेकिन खार्ग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट भी देता हूं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं स्टडी और डीप रिसर्च के बेसिस पर हमने ये खबर दर्शकों को दिखाई थी, जो ट्रंप की ट्वीट से, उनके सोशल मीडिया ट्रूथ से अप्रूव भी होती है, मतलब एक तरह से इस पर मुहर लगती है। खार्ग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ट्रंप के लिए, कोचा सर? देखिए, इसको विवेक जी, सबसे पहले जब मिलिट्री स्ट्रैटेजी पढ़ी जाती है, सबसे अहम उसका हिस्सा होता है सरप्राइज एंड डिसेप्शन। और आप अनाउंस नहीं करते हैं कि आपको कहां पे हमला करना है। तो इसको पहली चीज, मैं ये जो चीज साफ करना चाहता हूं, जब सोशल मीडिया में आके ट्रंप बोलते हैं हम खर्ग आइलैंड को कैप्चर करेंगे, वो उसको वहां पे जा भी नहीं पाए। अब बिकॉज आप देखिए, वॉर के स्टार्ट होने के बाद एटलीस्ट 10 अमेरिकन जनरल्स एंड एडमिरल्स हैव रिजाइन्ड और फोर्स टू रिजाइन। और उनका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जनरल रैंडी जॉर्ज, वो इस प्लान के अगेंस्ट था और इसीलिए ही वाज फोर्स्ड टू रिटायर इन अप्रैल 2026। तो एक, अगर मैं एक मिलिट्री असेसमेंट, देखिए, एक पागलपन वाला आदमी होगा, जैसे सर फेरा होगा तो वो तो कुछ भी करेगा, बट फ्रॉम अ मिलिट्री असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी लाइक, यू नो, हाराकरी जैसे बोलते हैं ना उसको जापानीज में। तो ये इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर ये, इसकी अहमियत बहुत है। और आपने अहमियत पूछी, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये आइलैंड का एक्सटेंट इज ओनली 20 स्क्वायर किलोमीटर्स, अराउंड 8 किलोमीटर्स बाय अबाउट 3 to 4 किलोमीटर्स। और ज्यादातर इसमें आपको फ्लैट टेरेन नहीं मिलेगा, आपको एक हिली टेरेन मिलेगा। ज्यादा ऊंचा नहीं है ये जो आपके हिल्स है वो, बट वो आपको एक डिफेंसिव कैपेबिलिटी देता है। और क्या इसको आईआरजीसी खर्ग आइलैंड को अभी तक खाली छोड़ा होगा? इट विल बी हेविली फोर्टिफाइड और माइंस लगी होंगी आसपास, और इसके अंदर भी एरिया में आपका जो इनग्रेस एरिया है, और अगर ये लोग आते भी हैं और अगर एक एयरबोर्न असॉल्ट भी होता है, तो उसमें इसको, मैंने एक आर्टिकल लिखा है, इसको इकोनॉमिक टाइम्स में पब्लिश हुआ था, उसमें इसको मैंने अनुमान लगाया था कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट नाइट देयर विल बी एटलीस्ट 100 to 120 अमेरिकन कैजुअलिटीज। तो इसको मेरा ये इसको मानना है कि आर यूएस प्रिपेयर्ड टू टेक ऑन दीज कैजुअलिटीज व्हेन दे अटैक खर्ग आइलैंड, बिकॉज ये वेनेजुला नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर द अमेरिकन आर्म फोर्सेस। और चाहे उनके पास सुपीरियरिटी, और एक एडवांटेज इसको ईरान को है कि जो आपका ईरान का जो एरिया है और जो उनके माउंटेन्स, अगर आप इसको वेस्टर्न साइड में चले जाओ और इसको साउथ वेस्ट एरिया में चले जाओ, वो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी है खर्ग से, अराउंड 26 किलोमीटर्स एक कैलकुलेटेड है कि आपके जो आर्टिलरी रेंज में आता है ये। और इस माउंटेन से आप अपनी मिसाइल भी फायर कर सकते हैं, आर्टिलरी। और जैसे आपने राइटली एनालाइज किया, इस कैप्चर हो सकता है, इसको कैजुअलिटीज होंगी और आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट कैप्चर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, बिकॉज अमेरिका के पास पावर है वो करने के लिए।
बट यहां पे सस्टेन करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज इसका एरिया इतना छोटा है और आपके फोर्सेस इतने आपके कॉन्सेंट्रेटेड होंगे इस एरिया में। और बिकॉज अगर आपने 3,000 4,000 भी ट्रुप्स अगर आपने लगाए हैं, तो इसको यहां पे अभी बताया जाता है कि IRGC इज क्लोज टू 50,000 ट्रुप्स देयर। तो आप एक इसको रेशो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इस फौज में, और अगर हमको अटैक करना है तो हमारा 6:1 का रेशियो होना चाहिए। और अगर 6:1 का भी नहीं रखते, इसको 4:1 भी रखते हैं, तो इसको यहां पे तो रेशियो 1:1 भी नहीं है। तो इसको पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इज लिमिटेड। और एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी फूड हार्डी डिसीजन। पहले तो आप अनाउंस नहीं करेंगे ऐसे डिसीजन को। जी। अगर आपको इसको कैप्चर करना है तो आप चुपके से करो, आप उसको सरप्राइज से करो। आप क्यों अनाउंस कर रहे हो कि मैं करना चाहता हूं और मैं इस रात को करूंगा? तो इस यू आर एक्चुअली फोर वार्निंग द एनिमी। और इसको फौज में बोलते हैं इस फोर वार्न इज फोर आर्म्ड। और इसीलिए मैं ये मानता हूं कि ये इसको ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, आप इसको एनालाइज अपना कर लीजिए, आपको तो ज्यादा पता होगा बिकॉज हम न्यूज में ज्यादा रहते हैं। राइट फ्रॉम द डे ऑफ द वॉर, you tell me one statement which has been translated on ground। और रोज ये अगर वो उठते हैं एक तरफ से तो दूसरी स्टेटमेंट, दूसरे साइड के बेड से उतरते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट। कभी वो बोलते हैं कि एग्रीमेंट साइन हो रही है हाँ। और इसको, कभी वो बोलते हैं कि मैं उसका तहस नहस कर दूंगा, मैं खत्म कर इनसाइडर दूंगा। ट्रेडिंग भी करते हैं ना ट्रम्प साहब, बड़ा फायदा हो जाता है उसमें, उनकी टीम को भी बड़ा फायदा होता है। हाँ, तो इसको मिलिट्री असेसमेंट मैं आपको दे रहा हूं, और मैं कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं कि उसमें अटैक होगा नहीं होगा। बट अगर उसमें अटैक होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इसको अमेरिका को झेलने पड़ेंगे, उनको कैजुअलिटीज को लेनी पड़ेंगी। एंड इफ दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक दिस कैजुअलिटीज, वेल गॉड बी विद देम। जी मलिक साहब। विवेक जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात से बधाई थोड़ा इसलिए देना चाहूंगा कि कल जब ये टॉपिक सामने डिस्कशन के लिए आया था, मैं थोड़ा सा पर्सनली सरप्राइज था, क्योंकि ये टॉपिक खारद्वीप अमेरिका का ऑफेंसिव उसके ऊपर या कैप्चर करने की इंटेंशन, ये दूर दूर तक कहीं मीडिया में जिक्र नहीं थी। लेकिन बधाई हो आपकी रिसर्च टीम को, जिस तरह से उन्होंने डॉट जोड़े और चीज को पकड़ा। एनीवे, अभी मैं आता हूँ थोड़ा सा, हाँ, जनरल कोचर से मैं उनकी परमिशन से थोड़ा सा वहीं से शुरू करूंगा जहां से उन्होंने छोड़ा है। देखिए, जब ट्रंप साहब किसी चीज को ट्वीट करते हैं या फिर वो ट्रूथ सोशल पे डालते हैं, रेस्ट एश्योर कि वो नहीं होने वाला है, नियर फ्यूचर में नहीं होने वाला है। उसका रीजन है, मुझे लगता है, जो आपने, मैं आपकी बात को भी मिक्स कर देता हूं। मैं इसलिए मिक्स करता हूं कि ये आज कल टुमारो इज द फ्राइडे, यानी वीकेंड आ रहा है, और वीकेंड और मंडे के बीच में जो गेम होता है ना, वहां पे कमाई का, यानी आपदा के बीच में कमाई, वो वाला गेम ज्यादा लग रहा है। जी जी, क्योंकि कोई भी मिलिट्री ऑफेंसिव जो वर्ल्ड क्लास इतनी ज्यादा सीक्रेसी का होना चाहिए, उसको आप ओपन कैसे कर सकते हो? और आप कर ही नहीं सकते। इसलिए मेरा अपना असेसमेंट ये है कि खार का अभी कोई सवाल नहीं है। हाँ, ये कि पावर पोजिशनिंग है, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो 0.1% किसी तरह से खार अमेरिका अपने को अपने हाथ में ले लेता है, तो बिलीव मी, ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन अमेरिका के लिए सस्टेन करना उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आप ये समझिए, अगर वो खार्ग पर कोई भी एडवेंचर करने की कोशिश करते हैं, तो उनको बुशहर से लेके और अदादेह और अवतार तक का पूरा कोस्टल लाइन, उनको ये तकरीबन 400 किलोमीटर उनको एक तरह से अपने कब्जे में लेनी पड़ेगी, उनके वेंटेज पॉइंट पर लेना पड़ेगा, उनकी फोर्सेज को वहां पे एक ऑफेंसिव पोस्चर अख्तियार करना पड़ेगा, और इंश्योर करना पड़ेगा कि ईरान की खार्ग के ऊपर जो मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, और जो कंटिन्यूअसली चाइना, प्रोबेबली रशिया से जो उनके लाइव एक तरह से उनको दिखाया जा रहा है कि खार्ग के ऊपर क्या चल रहा है, क्योंकि वो उतने सतर्क हैं, उनको मालूम है कि खार्ग अमेरिका की नजरों में है। उनको ये भी मालूम है कि अमेरिका उनको इकोनॉमिकली स्क्वीज करना चाहता है, इसलिए उनके ब्लॉकेड का काउंटर ब्लॉकेड उन्हें दिया हुआ है। और यही करने के लिए उनको मालूम है कि अमेरिका और कोशिश करेगा कि उनको इकोनॉमिकली स्टार्व किया जाए। इस कोशिश में ये जो खार्ग द्वीप है, ये उनके लिए बहुत महत्व है, इसका बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी इस चीज को देखते हुए कि चलो कोई कंट्री है और उनको फ्रस्ट्रेशन के अंदर क्या ईरान मान नहीं रहा है और वो ये एडवेंचर करने की कोशिश करता है, मैं समझता हूं कैजुअलिटी के साथ साथ वहां पर जो उसकी फोर्टिफाइड सुरक्षा की हुई उन्होंने, माइंस, सी माइंस, लैंड माइंस और शोर के ऊपर, उसके ऊपर उनके सिक्योरिटी वहां पे फोर्सेज, ये सब चीजों को देखते हुए वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस इतना जबरदस्त होगा इस टाइम, मेरे ख्याल से पूरे ईरान के अंदर लेकर जाए तो सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी का वहीं पे ही होगा। और इसके साथ साथ उनको जो
लगातार उनको चाइना को भी मालूम है कि खार्क पे क्या हो रहा है, रशिया को भी मालूम है खार्क पे, और ईरान को भी मालूम है खार्क के ऊपर क्या हो रहा है। तो हर चीज की जो खबर रखी जा रही है, इतना आसान नहीं होगा। तो ये सब चीजें देखते हुए और इसके चैलेंजेस इसमें देखते हुए, रिस्क इन्वॉल्व देखते हुए, मुझे लगता है कि ये एक तरह से आपदा में अवसर वाली कहानी ज्यादा लगती है। जी जी विवेक जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं कि भाई ये जो विंडो होता है फ्राइडे टू मंडे वाला, इसके बीच में गेम करते हैं फ्राइडे को मार्केट को इधर उधर करने के लिए। और जो दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट बात कही आपने भी कही है, कोचर सर ने भी कही है, कि किसी भी अटैक में उसका जो नंबर वन जो एलिमेंट है वो सरप्राइज है। क्योंकि अटैक में अगर सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो गया तो दुश्मन अलर्ट हो जाएगा, फिर उस अटैक का कोई फायदा ही नहीं है। आलोक सर इस बात को कैसे देखते हैं, फिर इसके बाद इसके हम नेक्स्ट फेज में चलेंगे। आलोक सर, इस ट्रूथ सोशल को कैसे देखते हैं आप? ये जो विवेक जी, अगर आप ट्रूथ सोशल, ओके जी विवेक जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। हाँ विवेक जी, ट्रूथ सोशल पे अगर आप देखें उनके बयान को, तो उन्होंने ये बोला है कि आज रात को भयंकर आक्रमण वो करने वाले हैं, और वो इन ड्यू कोर्स खर्ग आइलैंड को भी अब लेंगे, और जितने तेल संयंत्र है उसको लेंगे। खर्ग आइलैंड को तुरंत लेने की बात उन्होंने नहीं बोली है। आप इस बात को समझिए कि खर्ग आइलैंड को कैसे अमेरिका ले लेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा विवेक जी। मैं तो आकलन करके बैठा हूं। मैं आपको एक सिंपल सा आंकड़ा देता हूं। टॉमहॉक मिसाइल जो सबसे इफेक्टिव मिसाइल है इनका, वो 3100 था, जिसमें 1000 से थोड़ा सा ज्यादा इन्होंने 40 दिन के युद्ध में इस्तेमाल कर लिया। उसका जो प्रोडक्शन रेट है, उसको डेकअप करने के बाद 400 से 500 पर एनम टॉमहॉक मिसाइल बनाई जाएगी, 3 to 4 टाइम्स प्रोडक्शन रेट बढ़ाने के बाद। और इसी तरह थर्ड पे आइए आप। थर्ड मिसाइल जो है वो एक साल में ये 400 से 600 बनाएंगे, और आधी थर्ड मिसाइलें खत्म हो चुकी है। इंटरसेप्टर PSC-3 जो इनका इंटरसेप्टर है, वो आधे से अधिक खत्म। इनका जो प्रोडक्शन रेट है, आप ये बताइए कि अगर इस तरह से इनके पास स्टॉक है इंटरसेप्टर का, आप खर्ग आइलैंड में जाके वो बैठ जाएंगे, तो खर्ग आइलैंड के आसपास वो तटीय क्षेत्रों पर अगर मान लीजिए कब्जा कर भी लेते हैं, तो अपने आप को वो मिसाइल से कैसे बचाएंगे? अपने आप को ड्रोन से कैसे बचाएंगे? ईरान वहां से जॉर्डन तक 1500-2000 किलोमीटर तक अपने मिसाइल और ड्रोन को मार रहा है। आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आप ईरान के बगल में जाके छोटे से खर्ग आइलैंड में बैठ के अपने आप को कैसे डिफेंड कर लेंगे? मुझे तो विवेक जी बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मुझे ये लगता है कि ये अमेरिका का एक प्रेशर टैक्टिक्स है, ताकि ईरान जल्दी से जल्दी झुके। वो अभी देखिए जितने भी आक्रमण हो रहे हैं, इसीलिए अमेरिका ने जितने भी आक्रमण किए हैं, वो ईरान में बहुत अंदर घुस के बहुत कुछ ही जगहों पे आक्रमण हुआ है। ज्यादातर आक्रमण तटीय क्षेत्रों पे वो कर रहे हैं, रडार सेंटर्स को कर रहे हैं, कम्युनिकेशन सेंटर्स को कर रहे हैं, हाँ। ताकि ईरान की पकड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पे कम हो जाए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जब जहाजों की जो आवाजाही हो रही है, उसके इंफॉर्मेशन ईरान को नहीं मिल पाया, न रडार के द्वारा न कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा, ताकि उसकी पकड़ ढीली हो और वो इस क्षेत्र पर जहाजों की आवाजाही पर अपना कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है कि बस अमेरिका भी यही करना चाहता है। अमेरिका अगर ऑल स्केल अटैक करेगा ईरान पे, तो ईरान जो जवाबी कार्रवाई करेगा, उसके पास जिस तरह के मिसाइल और ड्रोन्स हैं, उससे बचने के लिए अमेरिका के पास अभी एडिक्वेट मिसाइल्स और इंटरसेप्टर नहीं है। जी विवेक जी। जी, यानी कि ये एक तरह से ट्रंप का छलावा है, संजीव श्रीवास्तव जी। विवेक जी, जी आप ठीक, आलोक जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं मानता हूं कि मजबूरी में अगर अमेरिका आक्रमण कर भी देता है, तो बहुत बुरी मार झेलनी पड़ेगी, और ये डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने स्टेशंस को मिडिल ईस्ट में। नहीं, मुझे ये भी जानकारी मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग में पेंटागन में इस बात की चर्चा की कि क्या हम एक लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो विवेक जी, ये हो सकता है कि इनके जो जखीरे हैं वहां पे अंडरग्राउंड सिटी में, वहां पर कुछ इस तरह का आक्रमण का इन्होंने प्लान किया हो। या तो मदर ऑफ ऑल बम हो, एक मदर ऑफ ऑल बम है इनके पास, जिसका इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया है, जिससे करीब 1 किलोमीटर की दूर के आसपास की पहाड़ियां और बिल्डिंग्स क्रैक हो जाते हैं। इट्स अ वेरी मैसिव बम। तो या तो कुछ इस तरह का इन्होंने प्लानिंग किया है, या डर्टी बम का प्लानिंग किया है,
दूसरी तरफ अगर ये डर्टी बम करेंगे तो अभी तो वहां 4 भूकंप आया है तटीय क्षेत्रों में ईरान के, जिससे CIA जो है ये अंदेशा लगा रही है कि डर्टी बम का ट्रायल ईरान ने कर लिया है। तो सिचुएशंस जो है वो बड़ा फ्लूइड है विवेक जी। मुझे नहीं लगता है कि क्रिटिकल भी होता जा रहा है सर, के लिए अभी ट्रम्प ये मामला और पेचीदा होता जा रहा है। संजीव जी देखिए विवेक जी, मैं ऐसा मानता हूं कि ये युद्ध अभी लंबा लॉन्ग ड्रॉन चलेगा, लेकिन इसमें जो इसकी जो कंटिन्यूटी है वो जाहिर है कि नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष इस बात के लिए भी लगातार कोशिश करेंगे कि एक सीज फायर को बना के रखा जाए, लेकिन एट द सेम टाइम जो प्रेशर टैक्टिक्स को भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो और उसको करने की प्रक्रिया में जो सीज फायर है वो ब्रेक भी होगा, और जो कि वर्तमान समय में दिख रहा है कि कभी ईरान हमले कर देता है, कभी अमेरिका हमले कर देता है, कभी ईरान अमेरिका के अपाची हेलीकॉप्टर गिरा देता है, और कभी जो और UAE की गैस पाइपलाइन को टारगेट करता है, और वहीं कई बार जो है अमेरिका भी इसी तरीके कोई एक्शन ले लेता है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, अविश्वास की जो गहरी खाई है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन दोनों ही पक्ष कैलकुलेटेड तरीके से ही एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं इस बात की भी संभावना देखता हूं विवेक जी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो एक मेजर्ड और कंट्रोल्ड जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस जो उसने लॉन्च कर रखा है, या जो प्रेशर टैक्टिक्स वो अख्तियार कर रहा है, उसका लक्ष्य अधिक से अधिक जो वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को और इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी राष्ट्रों को मोबिलाइज करने का हो सकता है। क्योंकि आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जब उसने सद्दाम हुसैन की रिजीम को टारगेट करने का और उसे हटाने के लिए जो प्लानिंग करना शुरू किया, तो जाहिर है कि उसमें उसने एक पेशेंस से भी काम लिया, 1 दशक से भी ज़्यादा समय लगा, लेकिन एक जो वातावरण निर्माण और हर तरीके की उसमें प्रिटेक्स्ट और फॉल्स प्रिटेक्स्ट की आप WMD बना रहे हो इत्यादि इत्यादि, हर तरीके का वातावरण बना करके अमेरिका एक कम्प्रहेंसिव जो एक्शन लेने की भी वो प्लानिंग कर रहा है। मेरा असेसमेंट के मुताबिक यहाँ पर सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बल्कि पूरे US का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बात की भी कोशिश कर सकता है कि लॉन्ग टर्म में ईरान के इस्लामिक जो रिजीम है उसको कैसे टॉपल किया जाए, उसको कैसे हटाया जाए, और इस बात की भी के ऊपर भी अमेरिका के अंदर जो कंसिडरेशंस हैं वो अवश्य चल रहे हैं। इस बात की संभावना देखता हूँ। जो आपने कल डिस्कशन किया, जाहिर है कि बहुत ही अच्छा उसका एक जो इनसाइट्स हैं वो आई हैं, और जब भी देखिए विवेक जी हम कभी डिस्कशन करते हैं और आप बड़े अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं, तो उसकी जो इनसाइट्स होती हैं वो जाहिर है कि सभी सुनते हैं, पूरा विश्व सुनता है। तो ये मैं मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये जो पूरा एफर्ट है वो इस समय अधिक से अधिक ईरान के ऊपर दबाव को बनाने का है, लेकिन अमेरिका बैक ऑफ नहीं करेगा, ये बात भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। बैक ऑफ के ऑप्शंस नहीं है अमेरिका के पास। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यदि किसी ऐसे स्थिति में वहां से हटते हैं कि जिसमें कि US की जनता को इस बात के असेसमेंट होते हैं कि उनकी हार हुई है, ईरान जीत गया है, तो उसमें तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो टिक नहीं पाएगा, वो इलेक्शन हारना उसका तय है। और इजराइल की सुरक्षा का क्या होगा, ये भी बात अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरेगी कि वो इजराइल को बीच में छोड़ करके हट नहीं सकता। तो अमेरिका हटेगा नहीं, अमेरिका वहां पर एंगेज करके रखेगा, लेकिन वो जो एंगेजमेंट होगा वो एक सस्टेन और एक कंट्रोल मेजर्ड एंगेजमेंट और एक्शंस होंगे, और उसमें सीज फायर और पीस डील इत्यादि के प्रयास होंगे, और इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अमेरिका करेगा। लेकिन एक बात मैं अवश्य और भी ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए मैं मानता हूँ कि डायलॉग डिप्लोमेसी के जो रास्ते हैं कभी बंद नहीं होते। बुद्धिमत्ता से यदि दोनों पक्ष आज भी काम ले, आज भी वो डायलॉग डिप्लोमेसी डीएस्केलेशन जिसकी बात भारत करता है उसकी तरफ बढ़े, तो आज भी शांति स्थापित हो सकती है। और IRGC लेड जो इस्लामिक रिजीम हो या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो, दोनों ही अगर एक विजडम दिखाएं और अपने हितों को और विश्व के हितों को अगर वो जरा भी उसको बेहतर बनाने की विन विन जो सिचुएशन के अप्रोच के साथ वो काम करें, तो आज भी शांति संभव है विवेक जी। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इस तरीके की बुद्धिमत्ता प्रिवेल होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, और ये युद्ध लंबे चलने की इसकी संभावना मैं ज्यादा देखता हूँ। कोचा सर, विकल्प क्या है ट्रंप के पास? ये लड़ाई ऐसी चलती रहेगी, या वो निकलना चाहते हैं, वो न्यूक करना चाहते हैं, क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं, या सिर्फ हमला करके कुछ और टारगेट अचीव किया जा रहा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं, चाहे वो डॉलर रिलेटेड हो, चाहे US इकोनॉमी रिलेटेड हो, चाहे वो ऑयल रिलेटेड हो, या फिर साउथ एशिया को
स्लो डाउन करने को रिलेटेड हो, चाइना रिलेटेड हो, क्या क्या आयाम हो सकते हैं इसमें? बहुत अच्छा सवाल है विवेक जी, बिकॉज ये पूरे कैनवस को कवर करता है। मेरी ये असेसमेंट है कि जब तक इजराइल बोर्ड पे नहीं आएगा और लेबनान की लड़ाई नहीं खत्म होगी, इसको अमेरिका यहाँ से एग्जिट नहीं कर सकता है, बिकॉज इसको ईरान टेबल पे नहीं आने वाला है जब तक लेबनान की लड़ाई रुकेगी नहीं। और जो अभी असेसमेंट है, जिस तरीके के ग्राउंड ऑपरेशन चल रहे हैं लेबनान में, और जिस तरीके से नेतन्याहू ने अनाउंस किया कि 20 से 22% का जो एरिया वो कैप्चर एक उनका ऑब्जेक्टिव है लेबनान में, और शायद उससे भी आगे वो जाएंगे बिकॉज उनको सक्सेस वहाँ पे बहुत मिल रहा है। और ब्लू फोर्ट कासल को कैप्चर करने के बाद तो और भी उनके हौसले और बढ़ गए हैं, और वो अपने अवाम को भी दिखाना चाहते हैं कि ईरान की लड़ाई इसको बेशक वो जीतना पाए, बट एटलीस्ट लेबनान की लड़ाई तो वो जीत रहे हैं। तो एक और वो अमेरिका की नहीं सुनने वाले, वो इसको डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुनने वाले, वो जो भी कुछ बोले। तो इसको एक तो इजराइल का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से निकलने वाले नहीं। दूसरा, जैसे कि कल मलिक ने भी बताया था कि अभी इसको अमेरिका के पास सस्टेनेंस नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, उस टाइप की उसकी इन्वेंट्री नहीं है उनके पास कि ये इस लड़ाई को और इसको रीस्टार्ट करें। 50 दिन में जो इसको हासिल नहीं कर पाए, अगले 50 दिन में क्या वो हासिल कर पाएंगे? और इसको ईरान के पास अभी भी रेजिडुअल कैपेबिलिटी है। एज पर अमेरिकन थिंक टैंक में उनकी रिपोर्ट एक्चुअली पढ़ रहा था कि आज भी ईरान के पास ऑलमोस्ट 70% उनके पास जो उनकी जो मिसाइल्स हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। इसका मतलब कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30% का इसको डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ईरान इस लड़ाई को काफ़ी महीने तक खींच सकता है। तो इसको अमेरिका स्टार्ट नहीं करना चाहता, और वो बहुत ऑब्वियस है, बिकॉज अगर उसको स्टार्ट उसको करना एक्चुअली चाहता तो कर गया होता अभी तक। तो इसको डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि वो इस लड़ाई को आगे नहीं इस तरीके से ले जाएगा। तो अभी उनके पास विकल्प क्या है? इसको पहला उसका विकल्प है कि ये जो इकोनॉमिक वॉर है, इकोनॉमिक ब्लॉकेड है, वो उनको शायद सूट करेगा कि इसको स्ट्रैंगुलेट किया जाए, कब्जा और शिकंजा। इसको एक तरफ तो उसको हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो रही है और इसको हिजबुल्लाह को मारा जा रहा है और उसको कमजोर किया जा रहा है, उससे ईरान भी कमजोर होता है। दूसरा, उसको इकोनॉमिक चोट उसको पहुंचाई जाए। और जो मैं कुछ ईरानियन जर्नलिस्ट से टीवी चैनल पे जो मैंने बात करी है, इसको ईरान के अंदर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ जो उनको तकलीफें हो रही है उसको महसूस हो रही है। बिकॉज आपने एक तो सैंक्शन लगा रखे हैं, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर रखे हैं, और ऊपर से आपने ब्लॉकेट कर रखा है। और जो भी इसको ईरान की इकोनॉमी है वो उनकी ऑयल और गैस के ऊपर बेस्ड है, और अगर आप उसी को रोक देंगे तो उनके पास जो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? चाइना और रशिया तो बाद में आते हैं, बिकॉज पहले अगर आपने एक नेवल ब्लॉकेड अपना कर दिया है तो ये इसको मुश्किल हो जाएगा। इससे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होता है। मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका को इसको फायदा हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं और अमेरिका को सबसे बोल रहे हैं वेनेजुएला से ऑयल लो। इसको भारत भी वेनेजुएला के पास जा रहा है, एंड इसको अमेरिका भी अल्टीमेटली फायदा हो रहा है उसको। हाँ, फायदा हो रहा है, और इसीलिए अमेरिका ज्यादा नुकसान नहीं इस लड़ाई का। वो बहुत इसको स्मार्टली अपना खेल रहा है, और वो एक तरफ से अपने अवाम को दिखाना चाहता है कि वो पीस मांगता है। उसको बार बार वो पीस टॉक्स करता है, बट वो उसने ऐसी कंडीशन रख दी पीस टॉक्स की कि ईरान उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। करेगा नहीं, इसको पीस टॉक्स तो बढ़ेंगे नहीं आगे, एंड ही नोज इट। इसको ट्रंप नोज एवरीथिंग एंड ही इज प्लेइंग दिस गेम वेरी। डोनाल्ड ट्रंप इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। वो एक तरफ से अमेरिका का ऑयल का, क्रूड ऑयल का सेल भी बढ़ा रहे हैं, दुनिया भर में मार्केट में ऑयल का क्राइसिस भी उन्होंने पैदा कर दिया क्योंकि हॉर्मूज बंद है, और उसको फुलफिल वो वाया अमेरिका कर रहे हैं। वेरी स्मार्ट गेम। अब वो आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है वो कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। विंग कमांडर आलोक सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ जनरल कोचर साहब की बात को एक पॉइंट और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मैं बस इशारा करना चाहता हूँ कि लास्ट वीकेंड में जो अमेरिका ने उसके जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक डार्क चैनल था, बैक चैनल से जो वो अपने फिनांस को, अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट कर रहा था, उसको अमेरिका ने बंद कर दिया है। तो अभी बहुत बुरी तरह चोक हुआ है। मंडे से, मंडे ऑनवर्ड्स ईरान बहुत बुरी तरह चोक हुआ है, और वो फाइनेंशियल चोकिंग के बाद
ये हॉर्मुज की चोकिंग अगर इफेक्टिव हो गई तो ईरान बहुत देर तक ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प की बस यही मंशा है। इसीलिए आप देखिएगा इधर जितने भी आक्रमण हो रहे थे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जितने सेंटर थे वहां पे आक्रमण हो रहे हैं, जितने रडार सेंटर्स है, कम्युनिकेशन सेंटर्स है, क्योंकि अगर चीन और रूस को सहायता भी करनी होगी तो इन्हीं कम्युनिकेशन और रडार सेंटर्स और डाटा लिंक के द्वारा वो उनको सूचना देगा कि कौन कहां जा रहा है, कहां अपनी रीपोजिशन ले रहा है। तो वही सूचना जब ईरान को नहीं मिलेगी तो अमेरिका का मकसद वहां सफल हो जाएगा। तो फाइनेंशियली चोक कर चुका है क्रिप्टो करेंसी और उनके फाइनेंस को बाहर जाने से बंद करके, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टोटल अगर चोक हो जाए तो शायद अमेरिका इस चीज को और प्रोलॉन्ग करके और टाइम बाई करेगा, वो और चोक करके ईरान को दबाने की कोशिश करेगा। मेरा यही अंदेशा है। जी हाँ, असेसमेंट ठीक है आपका, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल क्राइसिस में पूरी दुनिया को धकेला है और भारतीय शिपों पर हमला किया है, भारत को एक स्टांस लेते हुए, मजबूत स्टांस लेते हुए रशियन ऑयल की तरफ जाना चाहिए, यूएस से ऑयल खरीदना बंद करना चाहिए और एक कड़ा विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये एक, मैं मानता हूं कि एक अच्छा स्टांस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लगातार तीसरी बार है जब भारतीय शिप पर अटैक हुआ। इस बार 3 भारतीयों की मौत भी हुई है। ये एक बहुत गंभीर विषय है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब ट्रंप के सामने विकल्प क्या है हॉर्मुज के अंदर? मलिक साहब। देखिए विवेक जी, मुझे लगता है कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम आपका बात कर रहे थे, मैं कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं जो उनका ट्रुथ सोशल है। देखिए उसको तो आप अलग रख दीजिए, क्योंकि वो तो 2 महीने पहले ईरानी सभ्यता को भी खत्म करने वाले थे। और उस दिन जब उन्होंने दिया था, ट्वीट दिया था, पूरी वर्ल्ड की आधी मीडिया या आधी जनता पूरी रात अवेक थी कि पता नहीं सुबह क्या होने वाला है, और सुबह आ गए 1 घंटे पहले उन्होंने पूरा खेल पलट दिया। अभी आते हैं कि ट्रंप साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं। देखिए ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं, ज्यादा फर्क पड़ रहा है, सिर्फ एक ही उनको डर सता रहा है कि जब उनके यहां पर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं उस टाइम तक सिचुएशन उनके फेवर में हो जाए, और उनके लिए फायदा होगा कि जितनी उसके इलेक्शन के क्लोज उनकी सिचुएशन फेवर। क्योंकि क्या होता है कि अमेरिकन सिटीजन है, उनका भी ना एक मेमोरी का इशू है। कहने का मतलब है कि अगर ताजी ताजी उनको जीत नजर आएगी तो उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा आएगा जो ट्रंप साहब को बेनिफिट ज्यादा करेगा। ट्रंप साहब आप उसको युद्ध को ज्यादा खींचेंगे तो उनको इसमें फायदा है। फायदा इसलिए है कि जो सर ने बताया उसके बिसाइड्स मैं कहना चाहता हूं कि देखिए ट्रंप साहब इस युद्ध को खींचेंगे तो उसके अंदर उनको ईरान को इकोनॉमिकली स्क्वीज करने के ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगे। जैसे जैसे ये चलेगा तो ईरान के अंदर भी स्थिति ऐसी नहीं लगती है कि जैसे कि वर्ल्ड की सिंपैथी उसके साथ नजर आ रही है टाइम टू टाइम, जो वेव्स आती है और जो ग्राफ ऊपर उठता है वो इसलिए उठता है कि हमें नहीं मालूम है कि ईरान के अंदर वास्तविक स्थिति क्या है। वहां उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है और जो भी बाहर खबरें आती है वो बड़ी छन कर आती है, यानी IRGC के उसकी स्क्रूटनी के बाद आती है। हाँ। तो कहानी ये है कि हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा टाइम का मतलब है ज्यादा ऑप्शंस विद ट्रंप साहब। जी मतलब ये युद्ध लंबा चलेगा या फिर आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द कोई डील? नहीं, मुझे डील अभी नहीं नजर आ रही है, क्योंकि डील का कोई भी ऐसा दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहा है। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजीव जी। हाँ देखिए, मैं विवेक जी एक बात मैं न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास इवन की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने के ऑप्शंस नहीं है। यदि ऐसा वो कोई कदम उठाएंगे तो वो पूरे विश्व की, पूरी मानवता के भविष्य को खतरे में डालने का काम करेंगे। और अमेरिका ही वो पहला राष्ट्र था जिसने कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराए थे। बिल्कुल। और उसका जो डिवास्टेशन है उसको दुनिया आज भी उसकी दर्द को उस समय की कहानी भी, संजीव सर, ड्यू रिस्पेक्ट आपको बीच में रोक रहा हूं, उस समय की कहानी भी यही थी। 1945 तक जापान को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था अमेरिका, और उसको चूंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो अमेरिका के पास ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि अमेरिका अगर जापान में घुसा तो अमेरिका के लाखों सैनिक मारे जाते। जी बिल्कुल विवेक जी, आपने सही कहा। लेकिन देखिए 1945 में और 2026 में अंतर ये है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही ये वेपन्स थे, ये ऑप्शंस थे। हाँ। लेकिन आज ये जो ऑप्शंस हैं वो सभी बड़ी महाशक्तियों के पास हैं। न सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, उसके साथ साथ उसके डिलीवरी के जो, मतलब आप कह रहे हैं एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो? 100%। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से आलोक जी। हाँ जी विवेक जी, आप ये देखिए कि अगर ऐसा होगा
तो रूस इतना बुरी तरह पिट रहा है, उसके तेल संसाधन बर्बाद हो रहे हैं, वो यूक्रेन को संभाल नहीं पा रहा है, तो रूस फिर क्यों रुकेगा? रूस की वही पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। यस। तो ये ऐसा करना बहुत घातक हो सकता है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए, इंसानियत और मानवता के लिए। तो ये ऑप्शंस शायद इस्तेमाल ना करें, लेकिन वी नेवर नो कि ट्रंप कब क्या फैसला ले ले। जैसे कोचर साहब कह रहे थे कि वो एक सुबह बेड के राइट साइड से उठते हैं और दूसरी सुबह जो है वो लेफ्ट साइड से उतरते हैं, तो हम उनको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। बस हम ये दुआ कर सकते हैं कि युद्ध जल्दी खत्म होनी चाहिए और निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों को भारत माता की जय। जय हिंद। फिलहाल वक्त ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।